गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अमरकांत चतुर्वेदी, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, एमएलबी, ऑटोनॉमस कॉलेज ग्वालियर, बीकॉम फाइनल ईयर में इनकम टैक्स सब्जेक्ट में पहली यूनिट में आज मैं कुछ बातों को आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें पैन नंबर क्या है, आकस्मिक आय क्या है, कृषि आय क्या है, और इसके बाद धारा 80C से लेकर 80U तक के जो डिडक्शंस हैं उनमें से एक व्यक्ति सामान्य तौर पर किन डिडक्शंस को लेता है उनको हम संक्षेप में पढ़ेंगे, क्योंकि धारा 80C से लेकर 80U तक के जो डिडक्शंस हैं वो डिटेल में मेरे विद्वान साथी बाद में आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम संक्षेप में इस बात को पढ़ें। सबसे पहले हम इस बात को पढ़ेंगे कि पैन नंबर है क्या। वास्तव में पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये परमानेंट अकाउंट नंबर कैसे मिलता है? परमानेंट अकाउंट नंबर लेने के लिए एक फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 49A। इस 49A फॉर्म पर एक व्यक्ति इस बात का आवेदन करता है कि उसको पैन नंबर दिया जाए, और आयकर विभाग जब उसको पैन नंबर देता है तो इस पैन नंबर के अंदर 10 अल्फा न्यूमेरिक, ये थोड़ा सा ध्यान दें, इसके अंदर अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक नंबर भी होंगे। जैसे यदि मैं ये मानूं एक व्यक्ति का ABCD और यहां पर होगा 2, 3, 1, 8 और P, ये 10 अल्फाबेट नंबर जो हैं, यहां 0 लगा है। यदि मान लीजिए ये 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर हैं तो एक पैन नंबर में ये 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होंगे जो कि एक करदाता को दिया जाएगा। जब ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर से युक्त पैन नंबर किसी भी व्यक्ति को इश्यू किया जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति चाहे साल भर में अपना कभी भी रिटर्न भरे, इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करे, उसको प्रत्येक दशा में इस पैन नंबर का जिक्र वहां पर करना हो। और ये पैन नंबर वर्तमान समय में तो बहुत जरूरी है। हम चाहे रिटर्न भरें, चाहे बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाएं, हमें हर जगह अपना पैन नंबर देना पड़ता है, और पैन नंबर से उस व्यक्ति के फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पैन नंबर से ही हम एक चीज जो कि हमेशा रिटर्न भरने से पहले निकालते हैं वो होता है फॉर्म 26AS। ये फॉर्म 26AS वो फॉर्म है जिसमें कि किसी भी करदाता ने पूरे भारतवर्ष में उसकी कहीं से भी कोई इनकम हुई है, यदि उस इनकम पर सोर्स के ऊपर टैक्स काटा गया है तो ऐसी दशा में इस फॉर्म 26AS के अंतर्गत वो इनकम उसकी आती है। और जब भी कोई करदाता अपना आयकर विवरण जमा करता है या इनकम टैक्स रिटर्न जमा करता है, उस समय फॉर्म 26AS की इनकम से उसकी इनकम को मिलाया जाता है। पैन नंबर में कई प्रावधान हैं, जिसमें कि एक छोटा सा प्रावधान का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा कि यदि आप बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करने जाएं, बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए जाएं, तो यदि बैंक में आप पैसा जमा करने के लिए जाते हैं और आपके द्वारा जमा की गई राशि 50,000 रुपए से ज्यादा है तो बैंक उस पर पैन नंबर अपना लिखवाता है। वैसे भी यदि देखें, आप कभी ध्यान दें तो बैंक में जो डिपॉजिट वाउचर होता है उस डिपॉजिट वाउचर में एक कॉलम बना होता है कि पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को अपने पैन नंबर का जिक्र वहां पर करना होता है। तो पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हमें दिया जाता है। 10 अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं और मिलने के बाद हमको हर वर्ष रिटर्न पर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर हमें इसका जिक्र करना होता है। एक दूसरा शब्द हमारे सामने आता है जो मैंने आपसे कहा था कि हम जिक्र करेंगे कि आकस्मिक आय क्या है। ये आकस्मिक आय वास्तव में यदि हम देखें, जब हमने इनकम के 5 साधनों में एक साधन अदर सोर्स का जब हम जिक्र करते हैं, इस अदर सोर्स के जिक्र में ये आकस्मिक आय हमारी आती है। और इस आकस्मिक आय को, क्योंकि अदर सोर्स में हम किस इनकम को शामिल करते हैं,
ऐसी कोई भी आय जो कर योग्य हो, लेकिन बाकी के जितने भी साधन हैं एक व्यक्ति के, कि न तो वो वेतन है, न मकान संपत्ति है, न उसे हम पूंजी लाभ में शामिल कर रहे हैं, न वो हमारे लिए व्यापार पेशे की इनकम है, तो हम ऐसी इनकम को अदर सोर्स की इनकम में शामिल करते हैं। और यही एक ऐसी इनकम है जो कि अदर सोर्स की इनकम में शामिल होती है, जिसको कि आकस्मिक आय बोलते हैं। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें कि आकस्मिक आय होती क्या है, आकस्मिक आय से हमारा आशय होता है ऐसी कोई भी आय जो बिना आशा के प्राप्त हो गई हो, जो अकस्मात प्राप्त हुई हो, जिसको प्राप्त होने की हमें कोई आशा न हो रही हो, और जो बार बार नहीं मिलती। दोनों विशेषताएं इसके अंदर होनी चाहिए। आकस्मिक आय हम उस आय को मान के चलेंगे जो आय हमको बिना आशा के अचानक मिल गई हो। ऐसी कोई भी इनकम जो कि बार बार न मिलती हो, उसको हम आकस्मिक आय की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। इसमें लॉटरी भी आ सकती है, वर्ग पहली भी आ सकती है, घोड़दौड़ भी आ सकती है, आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको कोई पैसे मिल जाएं, वो भी आकस्मिक आय की श्रेणी के अंतर्गत आ सकता है। एक और उदाहरण दिया जा सकता है इसका कि मान लीजिए ए एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बी के यहां नौकरी करता है। ए का एक बच्चा सी कहीं चला जाता है या खो जाता है, और वो बी को यह कहता है कि बी इस सी को ढूंढ कर लाए। चूंकि बी उसके यहां नौकरी करता है, इसलिए बी अपने ए का आदेश मानकर बच्चे को ढूंढने के लिए जाता है। उसके बाद ए कहीं से यह घोषणा कर देता है कि जो कोई भी उस बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको पैसे दिए जाएंगे या इनाम दिया जाएगा, लेकिन बी को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती। या इस उदाहरण को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ए का बच्चा खो जाता है और ए ने किसी भी प्रकार के इनाम की कोई घोषणा बच्चे को ढूंढकर लाने वाले को देने की नहीं की। अब ऐसी दशा में यदि ये बी इस बच्चे सी को यहां पर ढूंढ कर लाता है और बदले में ए उसको अपनी मर्जी से 2000, 5000 या 10,000 रुपए देता है, तो ऐसी दशा में ये इनकम उसके लिए एक आकस्मिक आय की इनकम होगी, क्योंकि ये बिना आशा के प्राप्त हुई है। पहले से इस बात की कोई घोषणा नहीं थी कि बच्चे को ढूंढकर लाने वाले को पैसे दिए जाएंगे, और ये इनकम बार बार नहीं होगी। तो आकस्मिक आय की जो दोनों विशेषताएं हैं, वो दोनों विशेषताएं हमें यहां पर दिखाई देती हैं कि बार बार न मिले, और ऐसी दशा में इस इनकम को हम आकस्मिक आय मानकर चलेंगे। एक सवाल यह पैदा होता है कि कुछ ऐसी इनकम्स भी होती हैं, जैसे होटल में काम करने वाले वेटर को ग्राहक के द्वारा दी गई टिप। यदि मान लीजिए वेटर को कोई टिप दी जाए, एक टैक्सी ड्राइवर को कोई टिप दी जाए, या आपका केस किसी वकील के पास चल रहा है और वकील केस जब आप जीत जाते हैं तो आपने उस एडवोकेट को निर्धारित फीस से कुछ ज्यादा राशि दी है, तो क्या ऐसी दशा में हम इनको इंसिडेंटल इनकम मानकर चले या नहीं मानकर चले? ये सवाल हमारे सामने पैदा होते हैं। 3 स्थितियों का जिक्र मैंने आपके सामने किया। एक टैक्सी ड्राइवर, दूसरा वेटर, और तीसरा एडवोकेट। ये 3 स्थितियां मैंने आपसे सामने दी। इन दोनों को टिप दी गई और इसको एक्सेस अमाउंट दिया गया, वो एक्सेस अमाउंट जो कि इसकी निर्धारित फीस से ज्यादा था। इन तीनों को क्या हम आकस्मिक आय माने या ना माने? एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो वो ये कह सकता है कि चूंकि ये आकस्मिक आय होगी, क्योंकि ये अचानक दी गई, ये बार बार नहीं मिलती। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि निर्धारित फीस से ज्यादा राशि एडवोकेट को दे, या हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि वेटर को या टैक्सी ड्राइवर को टिप दे। तो ऐसी दिशा में क्या हम इसको आकस्मिक आय मान के चलें? लेकिन आयकर अधिनियम के अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी टैक्सी ड्राइवर को कोई टिप दी जाती है, यदि किसी वेटर को कोई टिप दी जाती है, यदि किसी एडवोकेट को वो क्लाइंट अपनी मर्जी से निर्धारित राशि से ज्यादा मुकदमा जीतने पर वो राशि देता है, तो हम उसको आकस्मिक आय नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि ये इसलिए दी गई कि वो वेटर सेवा का काम कर रहा था, टैक्सी ड्राइवर सेवा का काम कर रहा था, और ये संभावना होती है कि ऐसी दशा में हम ग्राहक या वो क्लाइंट उसे कोई टिप या कोई एक्सेस अमाउंट का पेमेंट करे। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि कई बार जब हमारे घर पर कुछ रिश्तेदार आते हैं या जब कुछ रिश्तेदार हमको मिलते हैं, तो वो रिश्तेदार एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हैं। निश्चित तौर से एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो एक रिश्तेदार के द्वारा दी गई भेंट आकस्मिक आय हो सकती है, क्योंकि हर रिश्तेदार भेंट नहीं देता,
हर रिश्तेदार बार बार भेंट नहीं देता, लेकिन वास्तव में यदि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को कोई भेंट देता है तो ऐसी दशा में हम उसे आकस्मिक आय नहीं मानेंगे, बल्कि ये पर्सनल लव एंड अफेक्शन के द्वारा दी गई या पर्सनल स्नेह के कारण, एक व्यक्तिगत स्नेह के कारण एक दूसरे को दी गई राशि होती है। व्यक्तिगत भेंट किसी भी साधन के अंतर्गत हम शामिल नहीं करते हैं। तो दोनों बातें हो गई। यदि किसी टैक्सी ड्राइवर को टिप दी है, यदि किसी वेटर को कोई टिप दी है, यदि किसी एडवोकेट को किसी एक्सेस अमाउंट का पेमेंट किया गया है, तो हम उसे शामिल इंसिडेंटल इनकम नहीं मान के चलेंगे, बल्कि वो उसकी पेशे की आय होगी। लेकिन एक दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि यदि एक रिश्तेदार ने किसी दूसरे रिश्तेदार को कोई राशि भेंट की है या कोई वस्तु भेंट की है, तो वो उसके पर्सनल लव एंड अफेक्शन के कारण है। ऐसी दशा में हम उसको किसी भी इनकम में शामिल नहीं करेंगे। एक चीज और हमारे सामने आती है कि यदि मान लीजिए किसी अनुबंध के अंतर्गत कोई राशि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे, तो क्या उसको हम इनकम में शामिल करेंगे? ये एक समान चीज हमारे सामने आती है कि यदि मान लीजिए इसके अंतर्गत एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे, मान लीजिए ए और बी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे, जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति। और न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि इस जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति में ए जो है वो हर महीने 25,000 रुपया अपनी पत्नी बी को देगा। तो क्या हम इसको आकस्मिक आय मान के चलें? वास्तव में ये कोई आकस्मिक आय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत भेंट नहीं है। अभी हमने दो शब्दों का जिक्र किया था, एक व्यक्तिगत भेंट जो पर्सनल लव एंड अफेक्शन में होती है, एक आकस्मिक आय। लेकिन यदि इस कानूनी निर्णय के बाद ये एक दायित्व ए पर इंपोज किया गया है कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए 25,000 रुपए महीना देगा, तो हम इसको न तो आकस्मिक आय मानेंगे, न ही हम इसको व्यक्तिगत भेंट मानकर चलेंगे, बल्कि ये कर योग्य आय होगी। ये एक सामान्य सी बात है। अब एक प्रश्न ये पैदा होता है कि इंसिडेंटल इनकम पर क्या कोई कटौती दी जा सकती है? क्योंकि इंसिडेंटल इनकम ऐसी चीज है, सामान्य तौर से आयकर अधिनियम के अंतर्गत जब हम आय प्राप्त करते हैं तो आय को प्राप्त करने के लिए जो भी कटौतियां या जो भी व्यय किए जाते हैं, उन व्ययों की कटौतियां अलाउड होती है। हमने मकान के ऊपर रिपेयर किया है, हमने मकान के निर्माण के लिए लोन लिया है, उसका ब्याज है, हम कटौती में देते हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन आकस्मिक आय के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट नियम है कि आकस्मिक आय के संबंध में किए गए व्यय की किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमने लॉटरी के लिए 10,000 रुपए के टिकट खरीदे, मान लीजिए हमारा 50,000 रुपए का इनाम निकल आया, तो क्या हम ये करें कि 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए अपने खर्चे के घटा दें और बाकी के जो 40,000 रुपए बचे हम उसको इनकम मान के चलें? वो 10,000 रुपए जो आपने टिकट खरीदे हैं, उन टिकट्स पर हम किसी भी प्रकार की कटौती नहीं देंगे। एक दूसरी चीज ये होती है कि क्या यह संभव हो सकता है कि हमें आकस्मिक आय की बजाय आकस्मिक हानि हो जाए और उस आकस्मिक हानि को हम बाकी किसी भी इनकम में से एडजस्ट करें? आयकर अधिनियम के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी प्रकार की आकस्मिक हानि को किसी दूसरी इनकम के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता। ये आकस्मिक आय एक विशेष प्रकार की भी हो सकती है। तीन चीजें यदि हम देखें, एक शब्द हमारे सामने आता है लॉटरी, एक शब्द हमारे सामने आता है वर्ग पहेली, और एक शब्द हमारे सामने आता है घुड़दौड़। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो कि आकस्मिक आय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये आकस्मिक आय तो है, लेकिन हर आकस्मिक आय को या हर इनकम को पर न तो टीडीएस काटा जाता है, ना उसे हम ग्रॉस करके लिखते हैं। लेकिन यदि ये तीनों इनकम अलग अलग, यदि लॉटरी 10,000 रुपए से ज्यादा की इनकम है तो हम इसको 30% टैक्स काटकर बाकी का पेमेंट करते हैं। यदि ये मान लीजिए वर्ग पहली हमारी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो हम निर्धारित 10 से पहले उस पर टैक्स काट लेते हैं, उसके बाद भुगतान करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से घुड़दौड़ यदि एक निर्धारित सीमा से ज्यादा है तो हम उस पर एक निर्धारित दर से अपना टैक्स काटते हैं और उसके बाद हम करदाता को उसका भुगतान करते हैं। ये एक सामान्य नियम होंगे कि आकस्मिक आय क्या होगी, आकस्मिक आय किसको मानकर चलेंगे
और आकस्मिक आय के नियम क्या होंगे। एक उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये एक पंच का काम करता है, आर्बिट्रेटर है। ये आर्बिट्रेटर को क्या हुआ कि पंचायत ने इसको 5,000 रुपए का भुगतान किया और ये 5,000 रुपए का भुगतान दिए जाने का पहले से कोई प्रावधान नहीं था। तो यदि पहले से कोई प्रावधान नहीं था तो ऐसी दशा में एक्स को जो 5,000 रुपए दिए जाएंगे हम उसको आकस्मिक आय मान के चलेंगे। लेकिन यदि इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन हम कर दें कि पंचायत ने पहले से यह निर्णय कर रखा है या ऐसा प्रावधान उन्होंने बना रखा है कि यदि जो भी व्यक्ति पंच के रूप में काम करेगा उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद यदि एक्स को 5,000 रुपए दिए जाते हैं तो ऐसी दशा में फिर वो आकस्मिक आय नहीं होगी। बंद कर तो भी शायद ले। तो ये दो शब्द हमारे सामने हुए, एक हमने पैन नंबर को पढ़ा और उसके बाद हमने आकस्मिक आय क्या है और उससे संबंधित कुछ नियम हमारे सामने क्या है इस बात को पढ़ा। एक तीसरी चीज हमारे सामने आती है कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। एक मिथ लोगों के मन में है कि कृषि आय वो आय है जिस पर कि कर नहीं लगाया जाता या कृषि आय एक कर मुक्त आय है, ऐसा एक भ्रम लोगों के मन में है। कृषि आय कर मुक्त आय अवश्य है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कृषि आय कर मुक्त आय मानी जाती है जो व्यक्ति केवल किसानी का काम करता है। यदि उसकी कोई दूसरी इनकम नहीं है, उसकी जो कुछ भी इनकम है वो केवल कृषि से है, तो ऐसी दशा में निश्चित तौर से कृषि आय एक कर मुक्त आय मानी जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके की व्यापार भी है, जो पेशे का काम भी कर रहा है, जो कहीं नौकरी भी कर रहा है, उसके पास और भी इनकम के कुछ सोर्सेज हैं और साथ में उसका कहीं खेती का काम भी है जिससे कि कृषि की आय भी उसकी हो रही है, तो ऐसी दशा में कृषि आय को हम कर मुक्त आय नहीं मानते। वास्तव में आयकर अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कृषि आय 5,000 रुपए से ज्यादा है और गैर कृषि साधनों से आय यदि उसकी न्यूनतम जो कर मुक्त सीमा है उससे ज्यादा है, यानी मैं दो लिमिट डाल रहा हूं यहां पर। एक यहां पर ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और ये जो है ये अदर इनकम है, यानी अदर इनकम से मेरा आशय कृषि के अलावा अन्य साधनों से, बाकी कोई भी साधन हो सकता है, वेतन हो सकता है, व्यापार पेशा हो सकता है, पूंजी लाभ हो सकता है, कोई भी साधन हो सकता है। यदि ये मान लीजिए 5,000 रुपए से ज्यादा है और इसके बारे में आयकर अधिनियम में यह लिखा हुआ है कि यह न्यूनतम कर योग्य सीमा से ज्यादा है, और न्यूनतम कर योग्य सीमा एक सामान्य करदाता की यदि हम बात करें तो 2,50,000 रुपए है। यदि सीनियर सिटीजन की बात करें तो ये 3 लाख रुपए है, यदि हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो ये 5 लाख रुपए है। ये न्यूनतम हमारी कर मुक्त सीमा है। अब यदि मान लीजिए एक ऐसा करदाता है जिसके की कृषि आय 5,000 रुपए से ज्यादा है और यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति है, यदि एक सामान्य करदाता है उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, यदि एक वरिष्ठ नागरिक है उसकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, यदि एक अति वरिष्ठ नागरिक है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो कृषि आय को टैक्स की गणना करते समय टोटल इनकम में जोड़ा जाता है। और जोड़ने के बाद जब हम टैक्स की गणना करते हैं उस समय इस पर हम रिबेट देते हैं। हम किस प्रकार से रिबेट देते हैं एक उदाहरण देकर हम देखेंगे, या सामान्य तौर से हम देख सकते हैं। अभी यदि मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसके की 8 लाख रुपए उसकी इनकम है, ये गैर कृषि साधनों से आया है, और 80,000 रुपए उसकी कृषि साधनों से आए। यहां पर उसकी इनकम कितनी हो गई? 8,80,000 रुपए। ये उसकी टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम पर यदि मैं टैक्स की गणना करूं, पहले 2.5 लाख पर हम टैक्स नहीं लगाते यानी नील, इसके बाद अगले 2.5 लाख पर हम 5% का टैक्स लगाते हैं यानी 12,500 रुपए। इसके बाद बचे उसके 3,80,000। 3,80,000 पर हमने 20% से टैक्स लगाया, ये कितना हो गया? 76,000 रुपए। ठीक, ये टोटल कितना हो गया? 76 और 12 88,500 रुपए। ये टैक्स हो गया उसका। हमने कृषि आय को शामिल किया। क्यों शामिल किया? क्योंकि कृषि आय 5,000 रुपए से ज्यादा है और गैर कृषि साधनों से आय उसकी न्यूनतम सीमा से ज्यादा है, और न्यूनतम सीमा हमारी कितनी है? 2,50,000। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यदि यह स्थिति होती है करदाता की, तो करदाता की कृषि आय को हम जोड़ेंगे, बाद में टैक्स कैलकुलेशन करते समय हम नीचे यहां पर उसकी रिबेट देंगे।
रिबेट की गणना कैसे करते हैं? जो हमारी न्यूनतम सीमा है 2,50,000, इस 2,50,000 में कृषि आय को जोड़िए। कृषि आय हमारी कितनी थी? 80,000। ये टोटल कितना हो गया? 25 और 8 33, यानी 3,30,000 रुपए। अब आप 3,30,000 रुपए पर कर की गणना कीजिए। 3,30,000 रुपए पर जब आप कर की गणना करेंगे तो क्या होगा? पहले 2.5 लाख रुपए निल हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारे 80,000 रुपए बचेंगे, उस 80,000 रुपए पर 5% से जब हम टैक्स लगाएंगे तो कितना होगा? 4,000 रुपए हमारी टैक्स की रकम। ये 4,000 रुपए हम यहां पर रिबेट उसको देंगे। हमारा टैक्स कैलकुलेशन कितना होगा? 84,500। यानी कि एक सामान्य सी बात हमारे सामने आती है कि कृषि आय कर मुक्त आय नहीं होगी। कृषि आय केवल उस समय कर मुक्त मानी जाएगी जिस समय की उस करदाता की अन्य साधनों से आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम है। पर यदि कृषि आय 5,000 रुपए से ज्यादा है, यदि अन्य साधनों से आय, अन्य साधन से हमारा आशय गैर कृषि साधनों से आय उसकी न्यूनतम सीमा से ज्यादा है, तो कृषि आय को आयकर की दर निकालने के लिए शामिल भी करेंगे, उस पर टैक्स भी लगाएंगे और टैक्स लगाने के बाद हम उसके ऊपर गणना भी करेंगे। यदि इसी उदाहरण में मैं देखूं तो जो 80,000 रुपए थे, उस 80,000 रुपए पर आपने टैक्स लगाया था 20% की दर से, क्योंकि वो 80,000 5 लाख से ऊपर जुड़े थे। लेकिन जब आपने रिबेट नीचे दी तो रिबेट आपने दी केवल 5% की दर से, क्योंकि 2.5 लाख में आपने 80,000 रुपए जोड़े थे। इसका मतलब यह हुआ कि कृषि आय के ऊपर 15% से टैक्स लगा। तो ये एक भ्रम जो सामान्य व्यक्ति के मन में है, कृषि आय कर मुक्त आय नहीं होती। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि कृषि आय हम मानेंगे किसको? हमारी कौन सी कृषि आय होगी? कृषि आय में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहली चीज, कृषि आय भारत में होनी चाहिए। यदि भारत के बाहर कोई कृषि भूमि है तो ऐसी दशा में उस भूमि से होने वाली आय को हम कृषि आय नहीं मानते। नंबर 2, उस भूमि पर कृषि के लिए जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, बेसिक एक्टिविटीज आपकी क्या हैं? हल चलाया गया हो, पानी दिया गया हो, खाद दी गई हो, बीज डाला गया हो, उसके बाद जो फसल पैदा होगी उस फसल से होने वाली आय को हम कृषि आय मानकर चलेंगे। पर यदि मान लीजिए उस भूमि पर अपने आप ही कुछ पौधे उग आए हो और उन पौधों को बेचने के बाद आपको कोई इनकम हुई हो, तो फिर हम उसको कृषि आय की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। यानी दूसरी विशेषता यह होगी कि कृषि आय तभी मानी जाएगी जबकि बेसिक एक्टिविटीज उसमें की गई। तीसरी चीज यह है कि कृषि आय तब होती है जबकि उसका हित हो उस भूमि के अंदर, करदाता का। यदि करदाता का भूमि के अंदर हित नहीं है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने गांव के अंदर मेहनत की, उसके बाद उसने उस फसल को पैदा किया, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं है कि वो काट कर उसे बाजार में ले जाए और बाजार में बेच पाए। और यदि मान लीजिए गांव में कोई ऐसा पैसे वाला व्यक्ति है जिसने उस खड़ी फसल को खरीदा और खरीदने के बाद उसने उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया, तो यहां पर उस व्यक्ति ने ना तो कोई बेसिक एक्टिविटीज की, उस व्यक्ति का कोई प्रत्यक्ष हित उस भूमि के अंदर नहीं है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति ने जो खड़ी हुई फसल को खरीदकर बाजार में ले जाकर बेचा है, हम उसको कृषि आय की श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। दूसरा, कृषि आय तभी मानी जाती है जो प्रत्यक्ष कृषि आय होती है। प्रत्यक्ष कृषि आय से मेरा आशय, जो मैंने उधर ऊपर आपको बातें बताई कि यदि उसने बेसिक एक्टिविटीज की हो, यदि भारत में हो कृषि भूमि, लेकिन इसके अलावा कुछ उदाहरण और दिए जा सकते हैं कि आपने एक कृषि भूमि आपके पास है, आप उस पर खेती करते हैं और आपने उसकी देखरेख के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ है और उस व्यक्ति को आप वेतन देते हैं, तो उस व्यक्ति की जो वेतन की आय होगी उसको हम कृषि आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेतन की आय है, उस व्यक्ति का कोई कृषि से प्रत्यक्ष आय उसको नहीं मिलेगी। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि एक ऐसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे जो कंपनी कृषि कार्यों में लगी हुई, लेकिन उस शेयर से जो लाभांश आपको मिला है तो वो लाभांश आपके लिए लाभांश ही माना जाएगा, उसकी कृषि आय आपके लिए नहीं होगी। कृषि आय उस कंपनी के लिए है जो कंपनी कृषि का काम करती, लेकिन आपने तो शेयर खरीदे हुए हैं और इस शेयर से जो लाभांश आपको मिलेगा वो आपके अन्य साधनों से आय के अंतर्गत हम शामिल करें। तो ये बातें यदि किसी के अंदर हैं तब हम उसको कृषि भूमि मानकर चलते हैं। एक चीज ये भी हो सकती है, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास कृषि भूमि है और उस कृषि भूमि में खेती करने के लिए उसके पास समय नहीं है, वो शहर में रहता है,
वो गांव में जा नहीं सकता, गांव में रह नहीं सकता, शहर में नौकरी कर रहा है। ऐसी दशा में उसने क्या किया कि अपनी कृषि भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया या पट्टे पर दे दिया, या एक शब्द और भी गांव के अंदर हम प्रयोग करते हैं, अधबटाई पर दे दिया, कि वहां से जो भी फसल पैदा होगी उसमें से आधा हिस्सा वो रखेगा और आधा भूमि के मालिक को मिलेगा। यदि ऐसी स्थिति भी आती है तो भूमि यदि उसने किराए पर दी है या लगान पर दी है तो जो किराया उसको मिलेगा, जो लगान उसको मिलेगा, वो उसकी कृषि आय होगी। एक स्थिति जो पहला जिक्र कर चुका हूं कि यदि बेसिक एक्टिविटीज आपने की हैं तो भी उसको हम मान के चलेंगे कि वो कृषि आय है। कई बार जो खेतों से हमको फसल प्राप्त होती है करदाता को, उसको उसी रूप में बाजार में नहीं बेचा जा सकता, और यदि उसी रूप में बाजार में नहीं बेचा जा सकता तो बेचने योग्य बनाने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी, उन क्रियाओं से यदि कोई इनकम होगी तो ऐसी दशा में हम उनको कृषि आय मानकर चले। जैसे एक किसान को जो तेंदू पत्ते मिलते हैं, जो तंबाकू के पत्ते मिलते हैं, वो उसी रूप में नहीं मिलते कि उसको बाजार में बेचा जाए, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिससे कि बाद में उसको वो बेचने योग्य बनाकर बाजार में बेचता है। तो ऐसी दशा में उन पत्तों पर जो प्रोसेसिंग की गई है उनसे यदि कोई इनकम उस किसान को होती है तो हम उसको कृषि आय मानकर चले। एक चीज और, यदि मान लीजिए एक किसान है ए, उसके पास एक कृषि भूमि, उस कृषि भूमि पर उसने बेसिक एक्टिविटीज करी, बेसिक एक्टिविटीज करने के बाद उसने वहां से फसल प्राप्त की, फसल प्राप्त करने के बाद उसने ले जाकर मंडी में बेचा। मंडी में फसल बेचने के दो तरीके, एक तरीका तो यह है कि किसान ट्रैक्टर में वो फसल लेकर जाए, यदि फसल बिक जाए तो ठीक है, नहीं तो शाम को ट्रैक्टर को वापस लौटाकर अपने गांव में ले। एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वो वहीं मंडी के पास में एक दुकान ले ले और अपनी फसल को उस दुकान के ऊपर रख दे और उस दुकान से वो उस फसल को बेचे और इनकम को प्राप्त करे। तो यदि किसी व्यक्ति किसान ने अपनी फसल को बेचने के लिए दुकान पर रखकर उसको बेचा है तो उस दुकान से होने वाली आय भी उस व्यक्ति की कृषि आय में हम शामिल करेंगे। तो कृषि आय में शामिल करने वाली चीजें कौन सी हो गई? यदि उसने किराए पर या पट्टे पर दिया है तो किराए से होने वाली आय, यदि उसने बेसिक एक्टिविटीज की है तो बेसिक एक्टिविटीज के बाद फसल जो पैदा होगी उससे होने वाली आय, यदि मान लीजिए उसने किसान बेचने योग्य बनाने के लिए जो एक्टिविटीज की हैं उन एक्टिविटीज से होने वाली आय। नंबर 4, यदि मान लीजिए एक किसान ने अपनी फसल को दुकान पर रखकर और वहां से बेचा है तो उस दुकान की होने वाली आय। और एक आखिरी आय जिसको कि हम एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत शामिल करते हैं वो होती है मकान से होने वाली आय। पर कौन से मकान से? एक ऐसा मकान जो खेत पर या खेत के बिल्कुल पास में स्थित हो, पहली बात। दूसरी बात, उस मकान का उपयोग अनाज के भंडार के लिए उपयोग किया जाता हो। तीसरी बात, यदि उस पर स्थानीय कर लगता हो, जो नगर पालिका कर या लोकल टैक्स लगता है वो लगना चाहिए। यदि स्थानीय कर नहीं लगता है तो फिर वो भूमि गैर शहरी क्षेत्र में होनी चाहिए और वहां की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए। यदि ये 4 बातें हैं, मकान से होने वाली आय को कृषि आय में शामिल कर सकते हैं। पहली बात कि वो मकान खेत पर या उसके पास में हो, बिल्कुल पास में, उस मकान का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता हो और उस मकान पर स्थानीय कर लगता हो। यदि ये 3 बातें हैं तो उस मकान से होने वाली आय को भी हम कृषि आय में शामिल करेंगे। यदि स्थानीय कर नहीं लगता तो कृषि आय हो सकती है, बशर्ते वो भूमि गैर शहरी क्षेत्र में हो और उसके बाद उसके वहां की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको कि हम किस आय को एग्रीकल्चर इनकम में शामिल करें, किस आय को हम कृषि आय में शामिल ना करें, कृषि आय पर कर लगाएं या ना लगाएं, इस संबंध में ये जो चर्चा मैंने आपसे की, तो एक भ्रम हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए कि कृषि आय बिल्कुल कर मुक्त आय होती है, लेकिन केवल उस दशा में होती है जबकि वो ऐसे करदाता की हो जिसके पास केवल कृषि से आय हो। यदि कृषि के अलावा उसके पास गैर कृषि साधनों से आय है तो जैसा एक उदाहरण अभी मैंने आपको दिखाया कि उस आय को हम आयकर की दर निकालने के लिए जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे और बाद में हम औसत दर से हम उस पर छूट देंगे। वो औसत दर कैसे निकालते हैं इस बात को भी अभी हमने देखा कि हमारी न्यूनतम कर योग्य सीमा में हम उस एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ेंगे, दोबारा टैक्स कैलकुलेशन करेंगे उस इनकम पर और जो कैलकुलेशन हमारे सामने निकल कर आएगा हम उतनी राशि की छूट उसको देंगे। यहां पर मैं 2-4 चीजें, एक उदाहरण आपके सामने जरूर
बताना चाहूंगा कि हम किसको कृषि आय माने या किसको कृषि आय ना माने। मैंने एक चीज अभी आपके सामने जिक्र की थी कि कृषि भूमि भारत में होनी चाहिए, तब हम उसकी आय को कृषि आय मानते हैं। एक उदाहरण मेरे सामने है, इसमें एक पॉइंट यह है कि उसकी भूमि पाकिस्तान में है और वहां से उसकी कृषि भूमि से आय है, तो क्या हम ऐसी आय को करदाता की कुल आय में शामिल करें या ना करें? हम चूंकि भूमि पाकिस्तान में है, भारत से बाहर है, हमारा प्रश्न यह है कि क्या हम इस आय को कृषि आय माने? तो यदि यह प्रश्न हमारे सामने है कि क्या कृषि आय माने या ना माने, तो हम इसको कृषि आय नहीं मानेंगे, क्योंकि कृषि भूमि हमारी भारत के बाहर है। एक उदाहरण और इसके अंदर दिया हुआ है कि कृषि कार्य में प्रयोग आने वाली भूमि के किराए की बकाया राशि पर दिया गया ब्याज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें इसको कि किराए की राशि है और यह किराए की राशि कृषि भूमि का किराया था, तो किराए की बकाया राशि पर, किराए की बकाया राशि पर दिया गया ब्याज। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि इसको हम कृषि आय माने या ना माने, तो निश्चित तौर से यह कृषि आय नहीं है, क्योंकि ये न तो भूमि से मिली है, ना हमने बेसिक एक्टिविटीज की है, ना कोई प्रत्यक्षित है, बल्कि ये तो ब्याज इसलिए दिया गया कि ये जो किराए की बकाया राशि थी, इसका भुगतान करने में हमने कहीं देरी की होगी या विलंब किया होगा, इस कारण से हमको ये ब्याज की राशि का मिला है, तो इसको हम कृषि आय में शामिल नहीं करेंगे। एक और चीज हमारे सामने आती है कि अपने आप उगाने वाले पेड़ों से आय, अपने आप उगाने वाले पेड़ों से आए, ये एक चीज मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। इसके बाद कि ये दिए मैं यहां लिखूं कि अपने आप उग आने वाले पेड़ों से आए। अभी जिस समय हमने इस बात का जिक्र किया था कि कृषि आय हम किसको मानकर चलेंगे, उस समय हमने इस बात को देखा था कि कृषि आय वही आय होती है जबकि कृषि की बेसिक एक्टिविटीज की जाती हैं। और कृषि की बेसिक एक्टिविटीज क्या होंगी? आपने खेतों में हल चलाया हो, पानी दिया हो, आपने बीज डाले हो, खाद डाले हो, यदि इस प्रकार की एक्टिविटीज आपने की हैं, तो उसके बाद होने वाली इनकम को हम कृषि आय मानते हैं। यहां पर इस उदाहरण में उसने अपने आप कहा है कि ये जो पेड़ों से आय आपको मिली है, ये अपने आप उगकर आए हैं, आपने किसी भी प्रकार की बेसिक एक्टिविटीज इसके अंदर नहीं की है, तो हम इस इनकम को भी कृषि आय के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। एक प्रश्न और हमारा आता है कि कृषि कार्य में प्रयोग होने वाली भूमि के साधारण बंधक पर ब्याज से आय। किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि बंधक रखी हुई है हमारे पास और उस बंधक पर हमको ब्याज मिला है, ब्याज मिला है, तो क्या हम इसको कृषि आय माने? निश्चित तौर पर हमारा जवाब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कृषि आय नहीं होगी, क्योंकि कृषि आय की जो विशेषताएं हैं, बेसिक एक्टिविटीज, कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया, उस मकान की आय जो खेत पर या उसके आसपास हो, इनमें से एक भी विशेषता हमको यहां पर दिखाई नहीं देती है। ये वास्तव में बंधक से मिलने वाला ब्याज है, जिसको कि हम अन्य साधनों से आय के अंतर्गत शामिल करेंगे, न कि कृषि आय के अंतर्गत शामिल करेंगे। केवल एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा। किसान को अधिक उपज करने पर सरकार से प्राप्त इनाम की राशि। एक किसान ऐसा था जिसने कि ज्यादा फसल पैदा की थी, सरकार ने कहीं कोई ऐसा एक योजना बना रखी थी कि यदि एक ज्यादा फसल पैदा की जाती है उस किसान को कोई इनाम दिया जाएगा, तो उस किसान को वो इनाम की राशि दी गई, तो क्या हम उसको कृषि आय में शामिल करें? आयकर अधिनियम के अनुसार हम उस आय को कृषि आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो कृषि से होने वाली आय नहीं है। हमने कोई बेसिक एक्टिविटीज उसके अंदर नहीं की, बल्कि वो सरकार के द्वारा एक योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि है। तो ये तीन शब्द मैंने आपके सामने इनको बताया। नंबर एक, पैन नंबर क्या था, पैन नंबर का उपयोग हम कहां करते हैं, आकस्मिक आय के बारे में हमने चर्चा की, आकस्मिक आय के बारे में हमने ये चर्चा की कि आकस्मिक आय क्या होती है, क्या हम उस पर कटौती देते हैं या नहीं देते। हमने कृषि आय पर चर्चा की और एक उदाहरण के द्वारा हमने टैक्स कैलकुलेशन के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश की कि वास्तव में कृषि आय कोई करमुक्त आय नहीं है, बल्कि केवल उस व्यक्ति के लिए करमुक्त है जिसके पास केवल कृषि से आय हो। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए वो करमुक्त नहीं होगी, बल्कि टैक्स निकाल पर उस पर हम एवरेज रेट से रिबेट देते हैं।
ये 3 चीजें आज हमने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।